जय हिंद। आज हम लोग हिंदी एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग कक्षा 12 का मैथ पढ़ रहे थे। आज से हम लोग हिंदी का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हिंदी आपके यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हाई स्कूल तथा इंटर इसके लिए भी उपयोगी होगी। इस हिंदी को हम एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और एकदम अप टू लेवल तक पढ़ाएंगे, जहां तक आपको बीपीएससी या पीसीएस में पूछा जाता है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी की कंप्लीट वीडियो अब आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग हिंदी समझते हैं। और हिंदी में समझने से पहले 2-3 शब्द हैं जिन शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये शब्द बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले ही वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है उज्ज्वल। देखिए, उज्ज्वल में पूछेगा ये सही है कि गलत है। उज्ज्वल, ये उज्ज्वल दिया हुआ उज्ज्वल आपको लगेगा सही है, लेकिन ये उज्ज्वल शब्द जो है ये गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार जो 5 शब्द बताएंगे हम आपको, ये 5 शब्द बार बार रिपीटेड हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उज्ज्वल जो है ये गलत है। उज्ज्वल एक व्यंजन संधि से बना हुआ है। ये होता है उत जमा ज्वल, उत और ज्वल से मिलके, और जो आधा त है ये आधे ज में बदल जाता है, और यहाँ आधा ज है तो पूरा हो जाता है उज्ज्वल। ये इसका सही रूप है। तो आपको पहली ही बार बता दिए, पहले ही वीडियो में, कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। तो उज्ज्वल का सही रूप ये है। ठीक, दूसरा एक आता है, जैसे कवित्री कैसे लिखते हैं। तो कवित्री का भी आप ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल एक हो गया, दूसरा कवित्री, ऐसे कवित्री ये दिया रहेगा, जबकि ये गलत है। ये गलत होता है। कवित्री सही होता है कवित्री। ये सही रूप है कवित्री का। एक तीसरा शब्द होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति भी गलत है। अतिशयोक्ति ऐसे नहीं होता, बल्कि होता है अतिशयोक्ति। हम बार बार यही पढ़ते हैं अतिशयोक्ति, इसीलिए हम लोगों का गलत है। अतिशयोक्ति नहीं होता, बल्कि होता है अतिशयोक्ति। ये तीसरा शब्द है। इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। उज्ज्वल हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, और भी कई शब्द हैं। जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा आपको ढेर सारे शब्द मिलते रहेंगे, जो आपको याद करके ही रखना है। एक और होता है श्रृंगार। श्रृंगार ये दिया रहेगा, ये श्रृंगार। ये श्रृंगार गलत होता है। ये श्रृंगार ऐसे नहीं होकर के, बल्कि इस तरीके से रहता है। ये श्रृंगार, ये वाला श्रृंगार सही होता है। तो ये कुछ शब्द थे। इस वीडियो में हमने 4 शब्द देख लिया। धीरे धीरे हम ऐसे ही हर वीडियो में 1-1, 2-2 शब्द देखते रहेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और गलत रहता है। गलत को हमको पहचानना रहता है, इनमें से कौन सा सही है। 4 विकल्प बना के देगा और उस विकल्प को आपको पहचानना रहेगा। तो देखिए, इस वाले में आपने 4 शब्दों को सीख लिया है। इसको अब आप ध्यान से रखिएगा। आज हम लोगों को पढ़ना हिंदी। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। माने हिंदी की शुरुआत किससे हुई, पहले हमको ये पढ़ लेना है, फिर हम हिंदी ग्रामर पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है इसको। चलिए देखते हैं।
देखिए, हिंदी जो आपकी आई है ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है। सबसे पहले जब हम लोग वेदों की भाषा बोला करते थे, यानी शुरुआत में जब आपने देखा होगा महाभारत या रामायण, तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। तो आप देखते होंगे कि महाभारत और रामायण जो प्राचीन हैं इनको संस्कृत में लिखा गया है। इसका मतलब हम लोग जो पहले शुरुआत में प्राचीन हम लोगों की भाषा थी, ये कौन सी भाषा थी? इस भाषा को कहा जाता था बच्चों संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद धीरे धीरे किस तरह से हिंदी का विकास हुआ, इस हिंदी के विकास को हम समझेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए, जो हिंदी है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये भी आप याद रख करके रख लीजिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, को हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को बच्चों मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और एक चीज और याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और याद करके रखिए आप कि जो 10 जनवरी है इसको हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी को अभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी एक राज्य भाषा है। इसको हम जब संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे इस पर क्या विवाद रहा है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसकी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। लिपि है कौन सी? देवनागरी, देवनागरी लिपि। तो आपसे पूछेगा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक, तो ये प्रश्न 3 और ध्यान रख लीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में। तो चलिए, लिपियों की संख्या बहुत सारी है, जिनमें एक लिपि है देवनागरी लिपि, जिसको हिंदी में हम लिखते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम देखते हैं हिंदी का विकास, किस तरह से हिंदी का विकास हुआ है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, हिंदी जो है ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो पहले हम हिंदी को समझते हैं और हिंदी को ये समझते हैं कि हिंदी का विकास कैसे कैसे किस किस समय से हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया बच्चों संस्कृत। संस्कृत संस्कृत के बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग बोला करते थे संस्कृत। संस्कृत के बाद एक भाषा आई जिसका नाम रहा पाली। पाली के बाद अगली भाषा आई अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत। संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आया हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। तो चलिए बोलिए, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। अब हिंदी में यहाँ से देखिए शुरुआत हुई है संस्कृत से, तब जाके संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, तब हिंदी का जन्म हुआ है। तो इतने दूर तक ट्रेवल करके तब हिंदी का जन्म हुआ। और हिंदी जो जन्म हुआ है, ये हिंदी का भी 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में विकास हुआ है। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो हिंदी 3 पार्ट में बटा है। इन तीनों पार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा को हम लोगों ने
देखिए 2 भाग में पढ़ा, संस्कृत भी 2 भागों में बटा था। एक ऐसी संस्कृत जिसको वेद माने विद्वान लोग पढ़ा करते थे, यानी वेदों की भाषा हुआ करती थी, उसे हम कहते थे वैदिक संस्कृत। तो यहाँ देखिए ये 2 भागों में बटी थी, एक का नाम था वैदिक संस्कृत, एक का नाम था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और एक का नाम था लौकिक संस्कृत। लौकिक। अब ये वैदिक और लौकिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जिन भाषा को बोलना केवल वेदों में प्रचलित था, अर्थात जो विद्वान लोग ही बोल पाते थे, उस संस्कृत को हम लोग कहते थे वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या थी, जो टूटी फूटी संस्कृत थी, जिसको आम लोग भी बोल सकते थे, उसे हम कहते थे क्या, लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत को कितने पार्ट में बांट दिया हमने, 2 पार्ट में। एक का नाम रहा वैदिक संस्कृत और एक का नाम रहा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद अगली भाषा आई प्राकृत। लेकिन जब तक बच्चों इन पर डेट नहीं पड़ेगा, तब तक हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास का सबसे बड़ा मतलब होता है डेट होना। तो जब तक डेट किसी चीज पे नहीं पड़ता, अर्थात बिना डेट का कोई इतिहास नहीं, तो इसको हम डेट वाइज समझ लेते हैं, कब से किसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ 2 चीजें और आपको समझ लेना है, बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। बीसी और एडी। देखिए बीसी किसे कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद वाला समय। अर्थात जब ईसा मसीह जन्म लेंगे 0 एडी से, यहाँ देखिए ये माने इस तरह से 0 एडी है, ये एडी मान लीजिए, और एडी के बाद वाला समय कहलाएगा एडी, और 0 के ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय बीसी कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद वाला समय कहलाता है एडी। माने जब ईसा मसीह ने जन्म लिया था, तब ऐसी स्थिति को हम कहते थे बीसी। जन्म लेने के समय को 0 एडी, ईसा मसीह के जन्म लेने के पहले वाले समय को बीसी, और ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद वाले समय को एडी कहते हैं। ये वाला डेट जब भी आएगा बीसी घटते क्रम में आएगा, और ये वाला डेट बढ़ते क्रम में आएगा। ठीक, अभी हम लोग समझेंगे घटते क्रम क्या है, बढ़ते क्रम क्या है। तो यहाँ जब डेट डालेंगे तो 2000 माने जो वैदिक संस्कृत था, इसका समय सीमा था 2000 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक, 2000 बीसी से 1000 बीसी तक। ये लाइट जला दे। 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो था, ये वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है कि जिस संस्कृत को केवल और केवल विद्वान लोग बोल पाते थे, इसका समय सीमा था 2000। अब देखिए डेट घटता हुआ जा रहा है, पहले 2000 फिर बाद में 1000, यानी जब ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए 2000 वर्ष बाकी थे, तब संस्कृत का जन्म हुआ था। उस संस्कृत को कहते हैं वैदिक। और ये कब तक बोला गया, जब तक ये कितना हो गया 1000 बीसी, माने ईसा मसीह को जन्म लेने में 1000 साल बचा, तब तक बोला जा रहा था। लेकिन ये जब भाषा, कोई भी भाषा बच्चों अगर ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, अगर ज़्यादा नियम कानून में बदल गई है, तो कठिन हो जाती है। अर्थात ये भाषा नियमों में बदल गई, और जिस वजह से यह कठिन हो गई। और जब कठिन हो गई, तो ऐसी स्थिति में एक नई संस्कृत का इजाद हुआ, जिसका हमने कहा नाम लौकिक संस्कृत। लौकिक का अर्थ है लोगों में ज़्यादा प्रचलित हुई। जैसे गांव देहात में जो भी भाषा हम बोलते हैं, वो प्रचलन में है उस गांव में, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रचलित हुई। और इसका समय सीमा रहा 1000 बीसी से 500 बीसी तक। आप देखिए डेट घटते जा रहे हैं, घट रहे हैं धीरे धीरे, यानी पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब जब ईसा मसीह को जन्म लेने को बचा था 1000 साल, तब आया लौकिक संस्कृत। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने को बचा था 500 साल तक, माने ईसा मसीह को जन्म लेने को बचा था 500 साल, तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
ऐसी स्थिति में ये लौकिक संस्कृति भी नियम कानून में बदल गई और ये भी कठिन हो गई। और जब ये कठिन हो गई तब फिर से एक भाषा का विकास हुआ, जिस भाषा का नाम है पाली भाषा। अब पाली भाषा का समय सीमा रहा 500 से लेके 900 एडी तक। देखिए ये देखिए अब पाली भाषा का समय सीमा क्या रहा, ये चला 500 बीसी से लेके 0 एडी तक। यानी जब ईसा मसीह को जन्म लेने को बचा था 500 साल, तब भाषा प्रचलन में आ गई कौन सी, पाली भाषा। और जब ईसा मसीह ने जन्म ले लिया तो ये पाली भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो गई, क्योंकि ये भी ज़्यादा देर बोली जाने की वजह से, जिसमें जैसे आप ही कोई चीज़ बार बार लगाएंगे तो उसके विषय में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, और जब ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो आप उस पर शोध करना चालू कर देंगे। जैसे एक ही रास्ता आप बार बार जा रहे हैं तो उस रास्ते के विषय में सब कुछ पता हो जाएगा और आप कई तरीके से उस रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता नया है तो ऐसी स्थिति में आपको खोजने में टाइम लगेगा। तो पाली भाषा जो है ये 500 बीसी से 0 एडी तक चला। फिर पाली के बाद विकास हुआ प्राकृत भाषा का। अब प्राकृत भाषा जो था ये 0 एडी से लेकर के 0 एडी से 500 एडी तक चला, 500 एडी। लेकिन 500 एडी के बाद ये भी नियम कानून में बदल गया, और जिस वजह से ये भी भाषा कठिन हो गया। और जब ये भाषा कठिन हुआ तो ऐसी स्थिति में एक नई भाषा का विकास हुआ, जिसका नाम रहा अपभ्रंश। इस अपभ्रंश की शुरुआत हुई 500 से लेके 500 एडी से 900 एडी तक। ये कहीं कहीं 700 देता है, कहीं कहीं 1000 देता है, जो भी दिया रहे, 500 एडी से 900 एडी तक। और फिर ये भी जब कुछ दिनों तक बोला गया अपभ्रंश, तो ये भी नियम कानून में बदल गया। और जब भी भाषा नियम कानून में बदलेगी तो कठिन हो जाएगी, लोग उसको छोड़ना चालू करेंगे, नई भाषा की तरफ चलना चालू करेंगे, और अपभ्रंश को छोड़ करके अवहट्ट में आ गए। और अवहट्ट शायद किसी राइटर की किताब में नहीं मिलता, केवल एक राइटर है स्वयंभू, जिनमें कहते हैं बहुजल पानी देसिल भट्टा तम मना आवे मम अवहट्टा, वहाँ लिखा है इन्होंने। इसीलिए कहा जाता है। अवहट्ट ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। इसकी समय सीमा रही 900 एडी से 1000 एडी 1100 एडी तक। ये 900 एडी से 1100 एडी तक। और उसके बाद आया हिंदी का समय, और हिंदी को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, एक पार्ट है हिंदी का, दूसरा और तीसरा। 3 पार्ट क्या क्या हैं? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ये प्राचीन हिंदी जो रहा समय सीमा, ये 1100 से 1350 एडी तक रहा, 1350 एडी तक। और ये वाला मध्यकालीन जो रहा, ये 1350 से 1650 तक रहा। और इसके बाद आया आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का समय सीमा रहा 1650 से 1850 तक, 1650 से अब तक। देखिए, प्राचीन हिंदी 1100 से 1350 तक रहा, 1350 से 1650 तक मध्यकालीन रहा। और उसके बाद कहीं कहीं 1650 देता है, कहीं कहीं एक 1850 देता है। और ये वाला 1850 आधुनिक हिंदी जो है 1850 से अब तक जो आ रहा है, ये कौन सा हिंदी है? अब तक का जो समय सीमा है, ये कहलाता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी तो 1100 से हो सकता है 1650, और 1650 से 1800। यहाँ अगर 1350 न देता है तो कभी कभी यहाँ बच्चों ये भी दे देता है 1650। इसको हम जब अलग से पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा ध्यान से। और यहाँ 1350 न दे करके अगर 1650 दे दे, जैसे 1650, तो यहाँ 1650 से 1850 तक। और 1850 से अब तक का जो समय सीमा रहा है,
ये कहलाता है कौन सी हिंदी? आधुनिक हिंदी। इसको अगर आप ठीक से लिखना चाहें तो यहाँ 1685 कर दीजिए, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये रहा समय सीमा और हिंदी का इतिहास। तो हिंदी का इतिहास के विषय में देखिए, सबसे पहले आया संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। और हिंदी को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और इतिहास पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी भाषा का इतिहास। और जब तक इतिहास में डेट न पड़े तब तक कोई अर्थ नहीं होता इतिहास का। इसका मतलब हिंदी जो है ये कैसे ट्रेवल किया है, कब से कब तक। तो संस्कृत को 2 पार्ट में बांटा आपने, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत माने जो वेदों की भाषा रही, वो प्रचलन में आई, उसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। इसका समय सीमा रहा 2000 से 1000 तक। फिर वैदिक जब नियम कानून में बंधा तो कठिन हो गया, और कठिन होने की वजह से एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय सीमा रहा 1000 से 500 BC तक। और इसके बाद फिर नया आया भाषा पाली। अब पाली भाषा का समय सीमा 500 से 0। पाली के बाद आ गया प्राकृत। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। और हिंदी को हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ लिया। तो ये था हिंदी साहित्य का विकास। यहाँ 2 प्रश्न बच्चों और बन जाते हैं। हिंदी का जो हिंदी की जननी है, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की अगर जननी पूछे तो जननी है बच्चों अपभ्रंश। हिंदी की जननी अगर आपसे पूछे तो हिंदी की जननी है अपभ्रंश। लेकिन हिंदी की आदि जननी अगर पूछे तो आदि जननी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी, आदि जननी। ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो संस्कृत भाषा से, क्योंकि हिंदी की आदि जननी यानी दादी माँ कौन है? संस्कृत। और हिंदी की जननी यानी हिंदी की माता है अपभ्रंश। तो देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपकी अगर माँ है और दादी है तो किसके विषय में अगर आपका परिचय दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके दादी से रिलेट करके दिया जाएगा कि माँ से? तो आप बोलेंगे माँ से। तो हमको अपभ्रंश के विषय में अब पढ़ लेना है कि अपभ्रंश कैसे कैसे हिंदी में आया, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म कैसे हुआ है, हम इसको समझते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर से हम रटा दे रहे हैं। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। हिंदी की जननी अपभ्रंश, हिंदी की आदि जननी संस्कृत। ये है कंप्लीट हिंदी का इतिहास, माने हिंदी कैसे ट्रेवल करके हिंदी बनी। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी की जो जननी है अपभ्रंश, इससे कैसे हिंदी का विकास हुआ है और कितने प्रकार की उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, हम इसको समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग चालू करते हैं पढ़ना कि हिंदी के विकास में कैसे कैसे अपभ्रंश ने अपनी भूमिका निभाई। तो अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं अपभ्रंश। चलिए देखते हैं अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश, हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका। अपभ्रंश, देखिए अपभ्रंश जो है ये 3 पार्ट में बटा है। 3 पार्ट कौन कौन है? सौरसेनी अपभ्रंश, इसके बाद आएगा अर्धमागधी और मागधी। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, अर्धमागधी और मागधी।
तो अपभ्रंश से हिंदी का जन्म, क्योंकि हिंदी की जो जननी है इसे ही हम कहते हैं हिंदी की जननी। तो हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी है अपभ्रंश। हिंदी की जननी, हिंदी की जननी है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश को हम समझते हैं कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ है अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश को हम 3 पार्ट में बांटेंगे: सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश के 3 पार्ट हैं। एक को हम लोग कहेंगे, देखिए 3 पार्ट। एक हिंदी का नाम है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी। दूसरे का नाम है राजस्थानी, और तीसरे का नाम है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी। ये अर्धमागधी का एक भाग है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और मागधी का भाग है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये तो अब आपसे पूछेगा, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो उपभाषाओं की संख्या अगर आपसे पूछे, उपभाषाएं, तो उपभाषाएं हैं बच्चों 5। 5 उपभाषाएं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं? 5। 1 2 3 4 5। तो कैसे? अपभ्रंश, अपभ्रंश के 3 पार्ट: सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के 6 भाग हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के 3 भाग: पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी। अर्धमागधी के पूर्वी और बिहारी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी जो रहा, ये इसकी कई भाषाएं इसमें निकली हैं, जिनमें से पहली भाषा है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। दूसरे का नाम है कन्नौजी। तीसरे का नाम है बुंदेली। चौथे का नाम है राजस्थानी। इसी को हम लोग कहते हैं ढूंढारी। 5वें का नाम है कौरवी। कौरवी हिंदी को हम लोग कहते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली। और इसके बाद रहा है दक्खनी। दक्खनी, दक्खनी को हम लोग मेरठ वाली हिंदी भी कहते हैं। इसको मेरठ वाला हिंदी भी कहा जाता है, दक्खनी को। ठीक। तो और राजस्थानी में आ जाएगा 3। एक को कहते हैं हम लोग मेवाती, मालावी, मारवाड़ी और जयपुरी। मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में 2 हैं, एक का नाम कुमाऊनी और एक का नाम गढ़वाली। कुमाऊनी और दूसरे का नाम है गढ़वाली, गढ़वाली। ये पूर्वी हिंदी का 3 भाग: ए बी सी, ए बी और सी। ए बी सी। ए का मतलब अवधि, रामचरितमानस अवधी भाषा में। अवधी बघेली। और तीसरे सी का मतलब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये बिहारी हिंदी में 3 है:
मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये तो इस तरीके से हिंदी में देखिए, यहां पश्चिमी हिंदी के कितने पार्ट, 6, इसके 4, 6 4 10, 10 यहाँ 2, 12, 12 3 15 और 15 3 18। यानी भाषाओं की संख्या हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो बोली अगर पूछे तो बोलियों की संख्या है, बोलियां 18। और कभी कभी बच्चों 18 न दे करके 17 देता है। जब 17 देगा तो ऐसी स्थिति में दक्कनी को बोली नहीं माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से कई प्रश्न बनते हैं जिनको आपको समझ लेना है। अब हम आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी की जननी कौन है, तो अपभ्रंश। अपभ्रंश को कितने भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। फिर से प्रश्न आपसे पूछ सकता है उपभाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो उपभाषाओं की संख्या 5 है। पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी, ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं की संख्या 5। आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है, जो खड़ी बोली आज प्रचलन में है, जिन बोली को हम बोलते हैं, वो खड़ी बोली किस हिंदी का भाग है, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी या बिहारी। तो पश्चिमी हिंदी का भाग है। और खड़ी बोली का दूसरा, पुराने में हम लोग खड़ी बोली को ही क्या कहते थे, कौरवी। जो आज हम लोग खड़ी बोली का उपयोग कर रहे हैं, इस बोली का सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ है, कौरवी से। और एक किसका भाग था, पश्चिमी का। तो खड़ी बोली का जन्म कहाँ से हुआ है, पश्चिमी से। और अगर उससे भी ऊपर पूछ ले तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, कौरवी और दक्कनी, ये 5 भाषाएं हैं किसकी, सौरसेनी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी में मेवाती, मालावी, मारवाड़ी और जयपुरी। देखिए, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाएगा। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी को कहते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। मागधी में बिहारी, मगही, बिहारी हिंदी है, मागधी को कहते हैं। और मगही, मैथिली और भोजपुरी इसके अंतर्गत आता है। तो ये हुआ हिंदी के विकास और हिंदी के अपभ्रंश से किस प्रकार हिंदी में बोलियां और भाषाएं हैं। 2 प्रश्न और बनता है बच्चों, आपसे पूछेगा ब्रजभाषा क्या है। ब्रजभाषा भाषा नहीं बल्कि बोली है, और खड़ी बोली बोली नहीं बल्कि भाषा है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा एक बृहद क्षेत्र में बोली जाती है। तो भाषा विशाल क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो बोली सीमित है और भाषा बृहद है। यानी ये भी आप जान के रखिए कि बोली जो होती है वो क्या होती है, बोली ये सीमित होती है, और जो भाषा है ये भाषा बृहद होती है, माने विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, बृहद। तो अगर आपसे पूछे, आपने सुना भी होगा कहावत, कोस कोस पे बदले बानी, 3 कोस पे बदले पानी। यानी हर कोस पे बानी यानी बोली बदल जाती है। तो बोली जो है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप थोड़ा सा दूर कहीं जाएंगे तो आपको दूसरी बोली मिलेगी, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली, कहीं कुछ न कुछ आपको बदलाव, लेकिन भाषा जो है ये बदलता नहीं। खड़ी बोली बोली नहीं बल्कि भाषा है। खड़ी बोली जो है वो भाषा है। खड़ी बोली ये क्या है, भाषा है। खड़ी बोली बोली नहीं बल्कि भाषा है। और ब्रज भाषा, अब वर्तमान समय में खड़ी बोली बोली नहीं बल्कि भाषा है, और ब्रज भाषा भाषा नहीं, ब्रज भाषा भाषा नहीं है बल्कि ये क्या है, ब्रज भाषा भाषा नहीं बल्कि ये बोली है। ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे हमने आपको सब कुछ बता दिया, जो जो यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग वर्ण विचार पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिंदी का कंप्लीट वीडियो यहाँ आपको मिल जाएगा। और यूपी पुलिस और यूपीएसआई में यहाँ से कई प्रश्न पूछा गया है, आप पेपर उठाइए तब आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।